हाय फ्रेंड्स, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आपको याद होना चाहिए कि हम मैथ में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी बता रहे थे। तो आइए, आज क्रॉस प्रोडक्ट के थ्योरी का लास्ट क्लास है, तो आज बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल का प्रॉपर्टीज माने गुण देखिए, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। प्रॉपर्टीज मीन्स गुण होता है। ये पहले गुण पर हम लोग क्लियर करते हैं। ये हो गया पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, बीच का कोण थीटा। याद करो, कहीं पर बीच के कोण को थीटा से, कहीं पर माइनस थीटा से। कहीं यहाँ पर बीच के कोण को कहीं पर थीटा लिखेंगे तो कहीं पर माइनस थीटा लिखेंगे। थीटा कहाँ पर लिखेंगे? यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो। माइनस थीटा कहाँ पर लिखेंगे? यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो। यहाँ पर बीच के कोण को कहीं पर थीटा लिखेंगे तो कहीं पर माइनस थीटा लिखेंगे। कहाँ पर थीटा? यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो। माइनस थीटा कहाँ? यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो। अब आइए, तो पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी, बीच का कोण थीटा। आइए, दोनों पर लंबवत इकाई सदिश यूनिट वेक्टर है और वेक्टर बी पर दोनों पर लंबवत। अब आइए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का हम तरीका बताए थे। पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच के कोण के जया इंटू दोनों पर लंबवत इकाई सदिश। जया को अंग्रेजी में साइन कहते हैं, तो थीटा का जया साइन थीटा, बीटा का जया साइन बीटा, ए का जया साइन ए, बी का जया साइन बी, ए प्लस बी का जया साइन ए प्लस बी। तो आइए, हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है? पहला वेक्टर का मॉड इंटू दूसरा वेक्टर का मॉड इंटू बीच के कोण के जया इंटू दोनों पर लंबवत इकाई सदिश। आइए बताओ, तो चलिए निकालते बाबू। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच का कोण, था बीच के कोण को थीटा या माइनस थीटा। तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, किधर ए से किधर जा रहा है, बी की ओर। आइए, ए है और चलिए बी की ओर। कौन दिशा जा रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ पर बीच के कोण को थीटा से, तो थीटा का जया बोल दे साइन। अब आइए, ये दोनों वेक्टर पर लंबवत इकाई सदिश कौन है? एन का। चलिए, कोई दिक्कत है बाबू? ये आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। आइए अगेन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। चलो, पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच के कोण के जया। अब आइए, बीच का कोण जानिए, तो बताओ यहाँ बीच के कोण को कहीं थीटा कहीं पर माइनस थीटा। डायरेक्शन बी से ए की ओर। एक घड़ी की दिशा है, यहाँ पर बीच के कोण को माइनस थीटा, तो माइनस थीटा के जया बताओ साइन माइनस थीटा इंटू दोनों पर लंबवत इकाई सदिश। चलिए आइए बाबू, ये पढ़िए। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। आओ बाबू पढ़ते आगे। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए। अब बताओ बाबू, यहाँ पर इंटू है, तो इंटू में क्रम चेंज होने से उसके मान में कोई परिवर्तन, तो इसको आगे लाओ। मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा इंटू एन का, माइनस को आगे रखो। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर इतना
साइन थीटा इंटू एन कैप। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से इतना का मान और करो, इतना का मान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आइए यहां पर लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, क्या यहां से चलते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर है दी माइनस जे हम कहते हैं। बोल इक्वेशन फर्स्ट से इतना का मान, गौर कर दे, है हूबहू, इतना का मान कितना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब चलिए यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ बी क्रॉस ए था, आगे बी अब पीछे ए, अब हो गया आगे ए अब पीछे बी। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से क्या हो रहा था, यहाँ चिन्ह प्लस है, यहाँ हो गया माइनस। यानी यहां से निष्कर्ष यही निकला कि क्रॉस प्रोडक्ट में सदिश गुणनफल में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। याद हुआ बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आइए इससे हम पहला गुण निकालते हैं। समझ में आया बाबू, यहां तक इसका अर्थ निकलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसका चिन्ह बदल जाता है। आइए हाँ दोस्त, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। एग्जाम्पल देखो, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। अगर इसकी क्रम हम चेंज कर दें, मैंने बी सी को आगे और ए बी को पीछे, तो यहाँ पर जो प्लस है हो जाएगा माइनस। चलिए माइनस वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर ए बी, और चलते हैं माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो चलो इसकी क्रम को चेंज करते हैं, मैंने बी को आगे ए को पीछे, तो माइनस से हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख भी सकते हो। आगे चलते हैं बउआ, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर एन, क्रम चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए ये था आपका पहला गुण। अब आइए दूसरे गुण पर विचार करें, पहले बढ़िया से इसको देख लीजिए। तो हाँ बाबू, अगला गुण देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का। चलो बताओ, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों में रिलेशन है। पैरेलल का मतलब समांतर का। याद करो कि यदि दो वेक्टर समानांतर हो तो बीच का कोण 0 डिग्री होगा। यहाँ पर बीच का कोण 0 डिग्री। अब आइए, अब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, चलिए निकालने का क्या तरीका, पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू बीच के कोण का जाया। तो बीच का कोण कितना है 0, बीच का कोण कितना मेरे भाई 0, तो 0 का जाया बोलो।
साइन 0 डिग्री, दोनों पर लंबवत। तो मान लिया जाए कि दोनों पर लंबवत इकाई सदिश n कहते हैं। हल करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 एन कैप, सब में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। क्या देखें, यदि दिया गया वेक्टर परस्पर समानांतर हो, यदि दिया गया वेक्टर परस्पर समानांतर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसका सदिश गुणनफल हमेशा 0 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से, सदिश गुणनफल के माध्यम से अगर हमको समानांतर साबित करना हो तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाना होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से हमको वेक्टर को समानांतर साबित करना है तब वो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दिखाना होता है। अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो दिया गया वेक्टर क्या होता है, समानांतर। क्या यहाँ से निष्कर्ष है कि यदि दिया गया वेक्टर समानांतर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसका सदिश गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होता है। तो नोट में लिखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर वेक्टर को समानांतर साबित करने के लिए वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 दिखाना होता है। चलिए लिखते हैं बाबू। यदि पहला पॉइंट यहां से पहले बढ़िया से देख लो। तो हाँ बाबू, क्या लिखिएगा, यदि दिए गए वेक्टर्स परस्पर समांतर हो तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। समझ में आ गया? उल्टा, अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वह वेक्टर परस्पर समानांतर होता है। यहां पर एक नोट याद रखिएगा, नोट में बाबू क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर दिए गए वेक्टर्स को समानांतर साबित करने के लिए, दिए गए वेक्टर को समानांतर साबित करने के लिए वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का मान, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 दिखाना होता है। चलिए, ये था आपका। अब आइए क्रॉस प्रोडक्ट का अगला गुण पर हम विचार करते हैं दोस्त। ये आप समझ में आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर दिए गए वेक्टर को अगर समानांतर साबित करना हो तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 दिखाना होता है। यानी अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 है तो दिया गया वेक्टर वहां पर समानांतर होता है। आइए आगे बात पर हम विचार करते हैं दोस्त। तीसरा गुण, तीसरा देखे बउआ,
तीसरा गुण, मान ली सपोज डेट वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे और वेक्टर बी बराबर वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तो पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, जो हम आपको तरीका बताएं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर डिटर्मिनेंट पहला लाइन आई जे के, जो हम बताएं आपको। चलो दूसरा लाइन पहला वेक्टर का गुणा, पहला वेक्टर ए है तो देख तो आई का गुणांक 1, जे का गुणांक, ए का गुणांक 0। दूसरा तीसरा लाइन दूसरा वेक्टर का गुणा, इसमें आई नहीं है तो 0, जे के आई। वाह बाबू, अब इसको कैलकुलेशन कर। वेक्टर आई, चलिए बाबू हल किया है। वेक्टर आई लिए तो आई से रिलेटेड खड़ी पड़ी कैंसिल, यहां से पड़ी यहां से खड़ी, -1 0 1 1। ई पॉजिटिव तबरी हो जाएगा नेगेटिव। आई के बाद जे, जे ही है ना बाबू, आई के बाद जे। अब जे से रिलेटेड खड़ी पड़ी खत्म कीजिए, तो यहां से पड़ी यहां से खड़ी, 1 0 0 1। पॉजिटिव नेगेटिव अबरी पॉजिटिव। चलिए के से रिलेटेड यहां से पड़ी यहां से खड़ी, 1 -1 0 1 हो गया। चलिए आइए वेक्टर आई, चलिए इसको हल करें। -1 में 1 से गुना करो 1, 0 में 1 से तो 0, चलिए माइनस आई, 1 में 1 से तो 1, 0 में 0 से आई। वेक्टर के 1 में 1 से तो 1, 0 में -1 से, चलिए अब आई देखो भाई, -1 में आई से तो माइनस आई, अब आई माइनस जे में 1 से। चलिए ये बताओ क्या है क्रॉस प्रोडक्ट बाबू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस वेक्टर बी। अब आइए एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट को बारी बारी से, माने दोनों वेक्टर के साथ हम डॉट निकालेंगे। जो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस आया, ये क्रॉस प्रोडक्ट को बारी बारी से, माने ए के साथ भी डॉट और बी के साथ भी डॉट। आइए क्या रिजल्ट निकलता है। चलिए अगेन, चलिए एक क्रॉस प्रोडक्ट को दोनों के साथ डॉट, यानी क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डॉट ए के साथ। चलिए मान देते हैं बाप, ए क्रॉस प्रोडक्ट का मान ही है चलिए डॉट वेक्टर ए का मान। अब आइए आई में आई, जे में जे, के में के, तो बोलो आई का गुणांक -1। ई बताओ जे में जे तो माइनस गुने -1, के में के, अब -1 में 1 से, -1 में -1 से, 1 में 0 से, सबको हल करेंगे 0। देखो बाबू डॉट प्रोडक्ट 0, थ्योरी याद किया जाए, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों वेक्टर परस्पर लंब है। तो बता इतना और इतना का डॉट क्या है, 0, मन ए वेक्टर इस पर लंब है, यानी क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर लंब वेक्टर है। अब आइए ये क्रॉस प्रोडक्ट का मान बी के साथ डॉट निकालिए, क्या होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट का मान यह वेक्टर बी, आई में आई, जे में जे, के में के, आई बाबू, तो आई में आई, चलिए -1 गुना, जे में जे,
के में के, चलिए 0 -1 1, क्या हुआ 0, यानी ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बन गया। अभी क्या हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लंब क्या हो गया वेक्टर बी। क्या निष्कर्ष निकला कि अगर दिए गए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वह प्रत्येक वेक्टर में, देखिए दोनों का क्रॉस ही आया, आप बताइए क्रॉस ही आया तो इतना इतना का डॉट निकाले तो 0, इतना इतना का डॉट निकाले तो 0, यानी कहने का मतलब हुआ कि दिए गए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वह प्रत्येक वेक्टर पर लंबवत होता है। जैसे मान लिया जाए कि बाबू वेक्टर पी वेक्टर क्यू, ये दोनों का जो क्रॉस आएगा यानी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, एक क्रॉस प्रोडक्ट पी के साथ भी लंब होगा और क्यू के साथ भी लंब होगा। यानी यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि दिए गए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह प्रत्येक वेक्टर पर क्या होता है लंबवत होता है। दिए गए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह प्रत्येक वेक्टर पर लंबवत होता है। यानी आइए बाबू लिखते हैं इसका निष्कर्ष, निष्कर्ष निकलता क्या निष्कर्ष निकला, दिए गए वेक्टर का जो दिए गए वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, दिए गए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह प्रत्येक वेक्टर पर लंबवत होता है, लंबवत होता है। यानी एग्जाम फिर समझो, अगर पहला वेक्टर दिले वेक्टर एम आई दिले इतना, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर एन, एक क्रॉस प्रोडक्ट एम का साथ भी लंब होगा और एन के साथ भी लंब होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि दोनों वेक्टर पर लंबवत, ये दोनों पर लंबवत वेक्टर, तो ये दोनों पर लंबवत वेक्टर क्या होगा वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर एम। अगर आ जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों पर लंबवत वेक्टर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अभी ना बताएं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों पर लंबवत होता है। यानी दिए गए वेक्टर पर दिए गए सदिश पर लंबवत सदिश निकालने के लिए वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। एक बार समझा जाए, अगर कोई बोले वेक्टर एम और वेक्टर एन का लंबवत सदिश, तो वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर एन, वेक्टर ए और वेक्टर बी का लंबवत सदिश, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर दिए गए वेक्टर पर हमको लंबवत वेक्टर निकालना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। आइए नोट में देखिए, नोट में बुआ चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत सदिश, तो क्या होगा बाबू दोनों का क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी पर लंबवत सदिश। चलिए तो जब लंबवत है दोनों का क्रॉस,
वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, वेक्टर एम और वेक्टर एन पर लंबवत सदिश क्या होगा? वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर एन, और समझिए वेक्टर आर और वेक्टर क्यू पर लंबवत सदिश क्या होगा? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर क्यू। ए था आपका, ए थी। अब याद करिए, थ्योरी बताओ कि जिसका इकाई सदिश निकालना हो उसमें उसके मापांक से भाग दे दिया जाता है। हम आपको पहले बताएं कि जिस वेक्टर का इकाई सदिश निकालना हो उस वेक्टर में उसके मापांक से भाग दिया जाता है। यहाँ पर समझ में आ गया? हाँ, जिन दो वेक्टर का हमको लंबवत सदिश निकालना हो वो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। आइए और समझाते हैं नोट में। देखिए बाबू, और नोट्स में समझिए। अभी हम आपको बताएं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत सदिश क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। अगर यहां पर कर दे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत इकाई सदिश, तो हमने क्या बोले कि जिसका इकाई निकालना हो ओकरा में उसके मापांक से भाग देना है। तो बता लंबवत कितना हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब लंबवत इकाई सदिश तो एकरा में एकर मापांक से भाग देना क्या हो गया? इसलिए यहां से क्या होगा? अगर ऐसे आ जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत इकाई सदिश, बोलो एकरा में एकर मापांक से भाग। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बाटा इसका इकाई, एकरा में एकर मापांक से भाग दीजिए। मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। आगे और चलते हैं। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू पर लंबवत, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू पर लंबवत सदिश। तो लंबवत खाली बोलेगा तो दोनों का खाली क्रॉस निकालना है, और लंबवत इकाई का है तो क्रॉस में उसकी मापांक से भाग देना है। इसलिए वेक्टर पी और वेक्टर क्यू पर लंबवत इकाई सदिश क्या होगा? दोनों के क्रॉस में उसकी अति से भाग देना। समझ में आ गया? अब आइए लास्ट थ्योरी को समझा जाए बाबू। इतना समझ में आ गया? सब प्रैक्टिस करना है कि ताकि एक्सरसाइज बनाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑब्जेक्टिव बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए तो बढ़ते मेरे भाई। ये तीन आपको याद रखना है कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1, ये त्रिभुज है। त्रिभुज, यहां पर एक वर्ड आता है आसन भुजा। आसन के मतलब कि ऐसा दो भुजा जो एक दूसरे से मिलता हो। आसन मतलब
ऐसा कोई दो भुजा जो एक दूसरे से जुटा हुआ है, जैसे बाबू ई वाला, देखो ई वाला जैसे ई और ई, ये दोनों यहाँ पर जुटल है, तो इसको आसन भुजा कहो। ई वाला को भी आसन भुजा कहो, यहाँ पर मिलल है। ई वाला को आसन भुजा कहो, क्योंकि यहाँ पर मिलल है। कोई दिक्कत है बाबू? तो आसन भुजा समझ में आया? अब आइए, तो यहाँ पर इस त्रिभुज की दो आसन भुजा देल है। एक आसन भुजा ये है और एक आसन भुजा ये है। समझ में आ गया? तो अगर त्रिभुज की आसन भुजा देल है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या, देख लीजिए बाबू। क्या लिखेंगे पहले? क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी आसन भुजाएं वाले, आसन भुजाएं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, वेक्टर ए और वेक्टर बी आसन भुजाएं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है, दोनों आसन भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर त्रिभुज का दो आसन भुजा दे ले और उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का क्रॉस निकालकर मॉड, कैसे? दोनों का क्रॉस निकाल करके मॉड और 2 से भाग देंगे। याद हुआ? अगर दो आसन भुजा देल है और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों आसन भुजा का क्रॉस निकालकर उसकी मापांक निकालेंगे और 2 से भाग देंगे। इतना न लिख करके 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। चलिए अगला कंसेप्ट देखिए। ये आपका त्रिभुज था, चलिए समांतर चतुर्भुज है। चलिए इसका पहला आसन भुजा ये हुआ और दूसरा आसन भुजा ये। अगर समांतर चतुर्भुज का आसन भुजा देल है और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दोनों आसन भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसकी मापांक निकाला। क्या चीज? अगर समांतर चतुर्भुज का आसन भुजाएं दिया हुआ हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले दोनों आसन भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है और बाद में उसका मापांक, यानी क्या लिखेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी आसन भुजाएं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर लिखेंगे बउआ वेक्टर ए और वेक्टर बी भुजाएं वाले, वेक्टर ए और वेक्टर बी आसन भुजाएं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। ये हो गया। अब ये लास्ट कंसेप्ट देखें। हो गया बाबू? चलिए तीसरा कंसेप्ट, अगर समानांतरी चतुर्भुज है, ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। अब ये आपका पहला विकर्ण हुआ, ये आपका दूसरा विकर्ण हुआ। अब आइए, ये आपका पहला मोड, ये आपका दूसरा मोड, सॉरी ये पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण। अगर समानांतर चतुर्भुज की दोनों विकर्ण दिया हुआ है, अगर समानांतर चतुर्भुज की दोनों विकर्ण दिया हुआ है और हमको क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विकर्ण का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और बाद में मापांक निकालेंगे, यानी होगा मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी क्या लिखेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी विकर्ण वाले, विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर हो गया, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? यहाँ इसी तरह से वेक्टर का सारा थ्योरी खत्म होता है। और वेक्टर में हम 3 चैप्टर बता दिए हैं, एक चैप्टर बचा हुआ है, उसको कल बता देंगे, कल या परसों। उसके कल और परसों में आपका वेक्टर खत्म होगा, फिर हम 3D शुरू करेंगे। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सभी लोग टेलीग्राम अकाउंट खोल लीजिए, कि ताकि हम जितना भी असाइनमेंट दे, ऑब्जेक्टिव दे, होमवर्क दे, तो आपको डायरेक्ट पहुँचे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं।